अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नॉलेज फैक्ट ऑफिशियल चैनल में आपको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है बेसिकली हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक जो है ये हमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बताता है, दूसरा जो है एटम का मॉडल बताता है कि हमारे पास एटम जो है किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो रदरफोर्ड ने इसका प्लेनेटरी सिस्टम जो है डिस्कवर्ड किया। तो हम देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। इस एटॉमिक मॉडल से पहले जो है हमारे पास कौन सा एटॉमिक मॉडल था। तो इससे अगर हम हिस्ट्री में नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास रदरफोर्ड जो है ये जे थॉमसन का जो है एक स्टूडेंट था। और इससे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जे थॉमसन ने जो है अपनी पल्लम पडिंग थ्योरी जो है, जो कि बहुत मशहूर थी, ये वाली दी थी। और पल्लम पडिंग थ्योरी जो है ये हमें यही बताती थी कि पॉजिटिव चार्ज जो है उनका एक पोल होता है जिसके ऊपर जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो है चिपके हुए होते हैं, स्टिक किए होते हैं। लेकिन इसको जो है रदरफोर्ड ने फिर गलत करार दे दिया। रदरफोर्ड ने अपना जो है एटॉमिक मॉडल 1911 में दिया और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये अपना मॉडल पेश किया। हम देख लेते हैं कि इस मॉडल के दौरान उसने कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए, फिर एनिमेशन की मदद से हम उस एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स उस दौरान रिक्वायर्ड थे, लेड ब्लॉक जो है ये बेसिकली हमारे पास रेडिएशन जो होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि इस अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्फ़ा पार्टिकल जो है हमने यूज़ करने थे, जो कि बहुत नुकसानदा होते हैं अगर किसी इंसान पर जो है पड़ जाएँ। तो इस वजह से हम एक लेड ब्लॉक लेंगे जिसके अंदर जो है अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स पोलोनियम या रेडियम जो है हो सकता है, उसको उसके अंदर रखेंगे और उसमें से एक होल होगा जिससे जो है हम स्पेसिफिक टारगेट की तरफ जो है इनको टारगेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास थिन मेटल फॉयल थी, एक थिन मेटल फॉयल जो कि रदरफोर्ड ने यूज़ की, वो हमारे पास गोल्ड की थी, जो कि 0.0004 सेंटीमीटर जो है थिकनेस की थी। मतलब कि उसकी थिकनेस जो है बहुत ही स्मॉल थी। इसके अलावा चौथे नंबर पे हमें हमारे पास जो एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है ये रदरफोर्ड ने यूज़ की, जो कि इसलिए यूज़ की उसने कि जब भी इससे अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं टकराते थे तो एक ग्लो जो है प्रोड्यूस होता था इस पे जो है जिंक सल्फाइड जो है इसकी कोटिंग की वजह से। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो है गोल्ड फॉइल है और ये ब्लू वाले जो हमने इस पे अल्फ़ा पार्टिकल जो है थ्रोन किए हैं। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल जो है स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल पास आउट हो गए। तो ये देखें आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं मोस्टली जो हैं ये देखें स्ट्रेट जो है मूव कर रहे हैं। इसके बाद हमने ऑब्ज़र्व किया कि सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। चंद एक जो है स्मॉल एंगल पे ये देखें आपके सामने जो है डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो उनकी डिफ्लेक्शन जो है ये भी रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व की। इसके बाद जो है 12,000 में से एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल लाजमी होता है जो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाता है। बिल्कुल ये सामने जो आप जैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हर 12,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है हर बार बाउंस बैक हो जाता है, हर बार जो है बाउंस बैक हो जाता है। तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट के बाद हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जो है कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व की। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल थे वो मेटल फॉयल से जो है अनडिफ्लेक्टेड जो है पास आउट हो गए। उनकी डिफ्लेक्शन जो है बहुत मिनिमम थी। हमारे पास आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल की अगर हम बात करें, 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें, तो उनमें से सिर्फ चंद एक थे जो कि डिफ्लेक्ट हो गए और चंद एक बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जबकि चंद एक ऐसे भी थे जो बिल्कुल बाउंस हो के वापस आ गए। तो इससे जो है रदरफोर्ड ने क्या रिज़ल्ट निकाला, कौन कौन से जो है उसने अपने रिज़ल्ट में जो है बात की है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। जो हमें अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि सारे के सारे स्ट्रेट गुजर गए, जो ये शो करते हैं कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है एम्प्टी होता है, उसमें कोई मैसिव ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास चंद एक जो डिफ्लेक्ट हो गए वो शो करते हैं कि एटम का जो सेंट्रल हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि हीलियम जो आपके पास न्यूक्लियाई है उसको हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है
और वो सेंट्रल से जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि शो कर रहा है कि सेंटर में जो चीज़ है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव को जो है रिपेल कर रहा है। तो इससे सेंटर वाली पॉजिटिव चार्ज को जो है रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो हमारे पास जो है कुछ जो है कंप्लीट बाउंस बैक हो गया अल्फा पार्टिकल, जो ये शो करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसके अलावा डेंस होता है, मैसिव होता है। क्योंकि रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड फॉयल यूज़ किया था, तो हमें पता होना चाहिए गोल्ड जो है 179 जो है इसका मैस होता है, एटॉमिक मैस की बात करें। और हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होता है, तो इसका मैस तो 4 जो होता है। तो इतनी मतलब कि वो मैसिव जो है न्यूक्लियस से इसकी कुलयन थी। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, साइंस फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विच शो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। चूंकि चंद एक आपके पास अल्फा पार्टिकल वापस है जो ये शो करते हैं कि न्यूक्लियस का साइज जो है एटम के साइज के मुकाबले में बहुत बहुत छोटा है। अगर हम वैसे बात करें तो साइज ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि न्यूक्लियस का साइज इससे बहुत कम 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम होता है। स्टूडेंट, इसकी मिसाल जो है मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे हमारे पास एक फुटबॉल की गेंद होती है, तो उसको एक ज़मीन पर रखें और सपोज करें कि इसके 20 किलोमीटर दूर जो है आपने एक गोल सर्कल लगा दिया। तो वो जो गोल सर्कल लगाया आपने वो सारे का सारा एटम है, और जो एक फुटबॉल दरमियान में रखी है ये एक न्यूक्लियस है। तो एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस जो है इस कदर छोटा होता है। इसके बाद हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि रदरफोर्ड ये ऑब्जर्व कर रहा था कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो सेंट्रल मतलब के पार्ट से जो है डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को जो है रिपेल कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियस है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, क्योंकि ये तो हमें पता है कि एटम जो है न्यूट्रल होता है। तो रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा, अपने रिजल्ट्स में कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ओवरऑल एटम जो है ये न्यूट्रल होता है, जिसका मतलब ये है कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर पार्टिकल फाउंड इन न्यूक्लियस वर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं उन तमाम को न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। ये जो है हमारे पास बहुत ही रदरफोर्ड ने जो है एटॉमिक मॉडल की तरफ एक अच्छा जो है कदम उठाया। इसके बाद जो है बाकी साइंटिस्ट भी इस सोच में पड़ गए कि एटम का मॉडल जो है कैसा होना चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में फिर भी बहुत सारे डिफेक्ट थे। जैसा कि हम उन डिफेक्ट को जब देखते हैं तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन दरअसल हमें ये बताती है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जो है, दो चार्ज पार्टिकल वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं, रेडिएशन इमिट करते करते अल्टीमेटली ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से हो सकता है स्टूडेंट, जैसे हम जो है दो मैग्नेट को करीब रखते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो ऐसा ऐसा जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो क्लासिकल रेडिएशन जो है यही बताती है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों अपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐसा ऐसा जो है न्यूक्लियस के करीब आना चाहिए कंटिन्यूसली, और अल्टीमेटली जो है इसके अंदर फॉल कर जाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हमारे पास रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो तो गलत साबित होता है। इससे तो फिर एटम जो है स्टेबल नहीं होता, लेकिन जब हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखते हैं तो एटम जो है वो तो एक स्टेबल यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल न्यूक्लियस की तरफ जो है ट्रेवल करेगा तो ये मुसलसल जो है एनर्जी रिलीज़ करेगा। और अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करेगा तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो हमारे पास जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं, तो एक एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो जो है हमारे पास एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि लाइन लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जो कि हमारे पास रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की दूसरी बड़ी नाकामी थी।
बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। इसके अलावा कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो जो है कैसी लगी है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जो है ज़रूर पूछें। इसके अलावा जो है मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश है कि आपकी फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं तमाम के जो हैं अच्छी अच्छी वीडियोस कंसेप्चुअल वीडियो बना के मैं अपलोड करूं। तो इस सफ़र में जो है मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सिर्फ आपने जो है मुझे बस सपोर्ट करनी है, सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। जज़ाकल्लाह। खाली